हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के हिंदी के प्रैक्टिस सेट की। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने मिक्स क्वेश्चंस लिए हैं जो कि डिफरेंट टॉपिक्स से हैं, जिससे आपके इजीली प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। वैसे मोस्टली हमने अब तक जितने प्रैक्टिस सेट कराए हैं उससे आपको अब तक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है, इसमें आपको आंसर्स भी नीचे गिवन होंगे, ठीक है। पहले उनको हाइड किया जाएगा, बाद में आप उनको देख सकते हैं। फर्स्ट है, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। लिखित रूप में किस तरह से? बोलकर, लिखकर, ए व बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। आई नो बहुत सिंपल है, बट इसी तरह के आते हैं फ्रेंड्स आपके एग्जाम में, तो आप ये मत सोचिए ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं, यानी एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, टॉपर के लिए, हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए आते हैं, ठीक है। तो आप इजिली यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं अपने मार्क्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। लिखित की बात की जा रही है तो वहाँ लिखकर बात की जाएगी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमसे पूछा गया है कि भारत की राष्ट्रभाषा है उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, उसको राष्ट्रभाषा बोलते हैं, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो राजभाषा है। बट कई लोग राष्ट्रभाषा भी बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा, हिंदी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्याकरण भाषा के बताता है। अब व्याकरण जो है भाषा का क्या बताता है, ये हमें यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस है नियम, काम, एवं ये दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, काम यहाँ पे दे रखा है, अगर यहाँ पे कुछ और होता तो हम सोच सकते थे, लेकिन काम से यहाँ पे कोई सेंस नहीं निकल रहा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, ये हमारा नियम बताता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। पुष्प कौन सा शब्द है? अब हमें यहाँ पे बताना है कि पुष्प जो है वो कौन सा है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या फिर विदेशज है। तो फ्रेंड्स, जो पुष्प है वो हमारा यहाँ पे तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि ऊ व ऊ के उच्चारण स्थान क्या है? दंत, कंठ, ओष्ठ या होठों। तो फ्रेंड्स, ऊ और ऊ के उच्चारण स्थान जो है वो है हमारा, जैसे आप खुद साउंड करके निकालिए, ऊ और ऊ। तो ये हमारा कहाँ से निकल रही है साउंड? ये हमारी निकल रही है होठों से, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन है, ए आई ओ औ कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, या इनमें से कोई नहीं। अगेन 20 डे सीरीज आप अगर डीपली इसका देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वहां पर हमने ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ए आई ओ औ की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर हम ये बात करें तो ये हमारे यहाँ पर हो जाएंगे स्वर है ये। और इसमें भी ये, अगर हम स्वर के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एक बार क्लियर फिर से बता देती हूँ, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा हो, क्योंकि वहां भी हमने एक पहले डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अगर आप एक बार यहाँ भी हम रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर बात करें, हमने स्टार्टिंग में स्वर की बात की थी, तो स्वर की जो संख्या होती है वो होती है 11, यानी कि टोटल हमारे पास जितने स्वर हैं उनको बोलते हैं 11, जो कि हमारे डिवाइड होते हैं ह्रस्व स्वर में और दीर्घ स्वर में, ठीक है। अब फ्रेंड्स, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं छोटा, यहाँ पे बता देती हूँ मैं, ह्रस्व स्वर होते हैं छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। और रिमेनिंग जो होते हैं, यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा वो बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ और री, वो सब हमारे दीर्घ में आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी राइट आंसर है, ये हमारा दीर्घ है, ठीक है। तो आप एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिएगा, वहां पर जाकर और भी क्वेश्चंस वहां पे डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे बी, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो आप यहाँ पे वी कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 5 और 7। तो फ्रेंड्स, मात्राएं जो होती हैं वो हमारी 3 प्रकार की होती हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि हिंदी में व्यंजन वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, ये भी मैंने आपको वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो हिंदी में जो व्यंजन स्वर हैं, अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स वो होते हैं हमारे 33, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं।
का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ या फिर कंठ? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो का वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो फ्रेंड्स अगर आपने वो 20 डे सीरीज देखी होगी तो आप उससे इजीली याद करके ये क्वेश्चंस कर सकते हैं और अपने पूरे मार्क्स ला सकते हैं। पा वर्ग के उच्चारण स्थान की बात की गई है, दंत, कंठ, ओष्ठ या मूर्धा। तो फ्रेंड्स पा वर्ग जो होता है वो हमारा बोला जाता है ओष्ठ से, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। तो देखते हैं, देखिए सी हमारा यहाँ पे ठीक है। अब आते हैं हम टा वर्ग पे। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, कंठ, ओष्ठ या मूर्धा? तो फ्रेंड टा वर्ग जो होता है वो हमारा यहाँ पे अगर हम बात करें उच्चारण स्थान की तो वो बोला जाता है हमारे मूर्धा से, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। अब इसमें पूछा गया है चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, ओष्ठ, कंठ या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड चा वर्ग बोला जाता है तालु से, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट आते हैं। पा फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या है जिसको हम पा वर्ग भी बोलते हैं? तालु, ओष्ठ, कंठ या दंत? तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, ओष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 7, 8, 4 या 5? तो ये भी मैंने आपको वहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं वो आधे स्वर होते हैं और आधे व्यंजन होते हैं, इसलिए इसको अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। अब फ्रेंड्स इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि वो 4 कौन कौन से हैं, तो हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पे अगर आपका रिवीजन भी हो रहा है, य, र, ल और व, ये हमारे अंतस्थ वर्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कुलीन, नमक, कृपा या जाति? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुलीन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? जापान, गुणी, दान या जाति? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें संज्ञा से बना हुआ विशेषण तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुणी, क्योंकि ये उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, जो कि संज्ञा से मिलकर बना है। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? नमकीन, दयालु, धनवान या फुर्ती? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, फुर्ती। जबकि धनवान यहाँ पे विशेषता बता रहा है, संज्ञा से मिलकर बना है। दयालु भी संज्ञा से मिलकर बना है जो कि विशेषता बता रहा है। नमकीन भी संज्ञा से मिलकर बना है जो कि विशेषता बता रहा है कि कोई वस्तु नमकीन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? अपमानित, नियमित, वार्षिक या फिर अपमान? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, अपमान। ये हमारा विशेषण संज्ञा से बना हुआ नहीं है, बाकी सारे हमारे उससे बने हुए हैं। नेक्स्ट है, हमें यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा शब्द इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इच्छुक, प्यास, पशु या फिर संतोष? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है, इच्छुक। ये हमारा संज्ञा से बना हुआ शब्द है। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? मैं, वह, कोई, तेरा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, ये हमारा सर्वनाम से बना हुआ शब्द है, तेरा। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? चालू, कमाऊ, समझना या पठित? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, समझना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? वहां, यहाँ, कल या फिर आज का? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, आज का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं।
इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? काली, बड़ा, ऐसा या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा यहाँ पे ए, काली। ठीक है, ये पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बना है? बच्चा, वच, ए व बी दोनों। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी है, डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बच्चा जो है वो संस्कृत से तद्भव बना है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? लाल फूल, 5 लड़के, 10 हाथी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें गुणवाचक विशेषण की, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है लाल फूल। कुटच के रचयिता हैं शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय या फिर विद्या निवास मिश्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें कुटच के रचयिता की, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट आते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? ये बहुत पूछी जाती हैं पंक्तियां, कामायनी, साकेत, यशोधरा या फिर आंसू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है यशोधरा। नेक्स्ट आते हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं सत्यनारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, माखनलाल चतुर्वेदी की ये पंक्तियां हैं उनके द्वारा लिखी हुई। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें लोकोक्तियों के बारे में पूछा गया है, लोकोक्तियों मुहावरे हैं, हमें उनके सही अर्थ बताने हैं। कागज के घोड़े दौड़ाना यानी कि लंबी लिखा पढ़ी करना, बेकार बातें करना, लिखित प्रमाण देना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, लंबी लिखा पढ़ी करना का मतलब होता है कागज के घोड़े दौड़ाना। ठीक है, नेक्स्ट है, बालू की भीत यानी कि निस्सार वस्तु, रेगिस्तानी इलाका, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बालू की भीत की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है सी, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। नेक्स्ट आते हैं, कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, अतिशयोक्ति या फिर अनुप्रास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है बी, यमक अलंकार। नेक्स्ट है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, भ्रांतिमान या फिर दृष्टांत। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, दिए गए शब्दों में से समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। पाप पुण्य में कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं कि जो पाप पुण्य है ये एग्जाम में आपके बहुत पूछा जाता है। ऑप्शंस है दिगु, द्विंद, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जो कि है द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष है। तो फ्रेंड चक्रपाणी में यहाँ पे समास यूज हुआ है वो है बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है, अब हमें बताना है त्रिफला में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्विंद, दिगु या फिर कर्मधारय। तो त्रिफला में यहाँ पे समास है दिगु समास। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है लल्लूलाल। नेक्स्ट आते हैं, हमें यहाँ पे पंक्तियां दी हुई हैं उसमें अलंकार बताना है। ध्वनि मई करके गिरी कंदरा, कलित कानन केली निकुंज को। छेकानुप्रास है, वृत्तानुप्रास है, लटानुप्रास है या फिर यमक अलंकार है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें वृत्तानुप्रास अलंकार यूज किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए शब्दों में से सही विलोम शब्द ज्ञात करना है। सम्मुख यानी कि उन्मुख, विमुख, प्रमुख या फिर अधिमुख। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी, विमुख। नेक्स्ट है, संपन्न। ऑप्शन है इसके आसन, विपन्न, निष्पन्न या फिर विषण। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है विपन्न। नेक्स्ट आते हैं,
स्थावर, स्थावर में कौन सा यूज हुआ है यहाँ पर? सचल, चंचल, चेतन या फिर जंगम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका स्थावर के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जो कि है जंगम। अब यहाँ पर हमें बताना है जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक, श्लेष, भ्रांतिमान या फिर संदेह। तो वहां पे संदेह अलंकार होता है, क्योंकि जहां पे उपमेय में उपमानों की शंका होती है, नाम ही देख लिया शंका आ रहा है, शंका मतलब संदेह है, हमें कंफर्म नहीं है, हम यहाँ पे संदेह है, तो यहाँ पे संदेह अलंकार यूज हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, कामायनी के रचनाकार कौन है? प्रसाद, पंत, निराला या फिर महादेवी वर्मा। ये बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कामायनी की बात करें तो इसके अंदर जो यूज हुआ है वो हुआ है प्रसाद, यानी कि जयशंकर प्रसाद की ये कामायनी है। नेक्स्ट है, ये किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में कारक कौन सा है? संप्रदान, अधिकरण, करण या कर्म। तो फ्रेंड्स दे दो, को दे दो आ रहा है, तो को यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर जो कारक यूज हुआ है वो है कर्म का कारक, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो कर्म कारक है। नेक्स्ट है, प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रत्युग हुआ है? उपसर्ग की बात की जा रही है, यानी कि आगे। प्रतिहिंसा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप खुद देख लीजिए, अगर आप इसको अलग करेंगे तो प्रति निकल कर आएगा और हिंसा का एक अलग मीनिंग होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ये फ्रेंड्स मैं आपको 20 डे सीरीज में करा चुकी हूँ, तो देखिए आपने देखा 20 डे सीरीज से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पर फंसते हैं। तो श्रृंगार रस की बात करें तो इसमें रति स्थायी भाव है, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो वो है रति। नेक्स्ट है, पुत्री का पर्यायवाची नहीं है कौन? नंदिनी, दुहिता, तनुजा या फिर दारा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दुहिता। नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें प्रश्न के में हमें 4 शब्द दिए हुए हैं, हमें सही अलंकार बताना है। बड़े न हुजे गुणन, बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सौ करना, गहनो गड़ो न जाए। अब इसमें अतिशयोक्ति है, प्रति वस्तुमा है या फिर अर्थांतर रूपया है या फिर विरोधाभास है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो यूज किया गया है अलंकार, वो यहाँ पे अलंकार है अर्थानु यारा अलंकार, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चरण कमल बन दो हरिराई, ये मैंने आपको 20 डे सीरीज में भी कराई है, कौन सा अलंकार है? श्लेष, उपमा, रूपक या फिर अतिशयोक्ति। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यूज किया गया है रूपक अलंकार, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। चरण कमल, ये जो चरण है उनको जो ये बताया गया है कि जो चरण है हरि के वो कलम की तरह है, ठीक है, चरण कलम बन दो हरिराई, ठीक है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार यूज किया गया है। नेक्स्ट है, तीन बेर खाती थी मैं कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक या अनियोक्ति। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है सी, यमक, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे तीन बेर खाती, यहाँ पे बेर और यहाँ भी बेर में अलग अलग मतलब है, जैसे कि आपने सुना कनक कनकते सौगनी, ठीक है, वहां पे भी कनक कनक है लेकिन दोनों कनक का मतलब अलग होता है, सेम उसी तरह से यहाँ पे 2 बार बेर आ रहा है लेकिन दोनों बार बेर का मतलब अलग है। तीन बेर खाती और 3 बेर खाती, एक बार बेर जो फल होता है उसके बारे में बताया गया है और एक बार बेर का मतलब 3 बार है, ठीक है, तो दोनों का अर्थ यहाँ पे अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी यमक अलंकार हमारा राइट आंसर है। अब यहाँ पे हमें संधियां बतानी है, संधि विच्छेद करना है। मतैक्य में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वृद्धि संधि। मतैक्य में वृद्धि संधि का यूज किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, उज्ज्वल, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस जवल, उत प्लस ज्वल, उत प्लस जल या फिर उत प्लस जुवल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि उत प्लस जुवल, ठीक है, जहां पर ता और जा आते हैं वहां पर ता बाद में आधा जा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या फिर सिद्ध सामंत काल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात की जा रही है 20 डे सीरीज में, अगेन ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, तो प्लीज 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 एक बार जरूर आप 20 डे सीरीज सारी देख लीजिएगा, ठीक है, पूरे 20 डेज की है वो जरूर देखिएगा। तो वहां पे आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है वीरगाथा काल, ठीक है,
और अगर हम आदि सिद्ध सामंत चारण कमल और आदि कमल काल की बात करें तो इनको अलग अलग पर्सन ने कहा है, तो वो भी हमने वहां पे डिस्कस किया हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभ काल को वीरगाथा काल से जोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसंत जो देखा हस भा दसन ज्योति नगहीर। इस पंक्तियों में रचयिता कौन है? तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, जायसी या फिर कबीरदास। तो फ्रेंड्स इसमें जो मतलब ये पंक्तियां जिसके द्वारा लिखी हुई हैं वो है हमारे जायसी, मोहम्मद जायसी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया है। ठीक है, यमक, श्लेष, भ्रांतिमान या फिर संदेह। तो फ्रेंड्स यहाँ पर संदेह है, क्योंकि आप यहाँ पे याद रखिएगा शंका है, वहां पे संदेह अलंकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उल्लू का तत्सम शब्द है उल्लू, उलूल, उलूक, उलक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उलूक। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।